Students, how are you? Hope all of you are fine. Today I am here to introduce myself and I am creating a new channel. The channel name is CBSE Math for You. It is a YouTube channel for the purpose of learning mathematics of class 9th, 10th, 11th and 12th. Students, today we will learn about the chapter set, which is the very first chapter of CBSE NCERT class 11th. तो बिफोर नोइंग चैप्टर सेट, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 9th या 10th में सेट के बारे में। सेट भी पढ़े हो, लेकिन सेट के बारे में इतना डिटेल पढ़े नहीं हो। तो क्या क्या सेट पढ़े हो आप लोग? एक एन पढ़े हो जो नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, जो डब्ल्यू भी पढ़े हो जो होल नंबर को डिनोट करता है, और जेड भी पढ़े हो जो इंटीजर को डिनोट करता है। तो इसी तरह से आप लोग बहुत सारा सेट पढ़े हो। अब क्या है, अभी जो सेट है पूरा डिटेली हम लोग पढ़ेंगे कि सेट किसको बोलते हैं, सेट होता क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और कौन कौन सा एग्जाम्पल सेट होगा या कौन कौन सा एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, पूरा हम लोग डिटेली पढ़ेंगे। तो डिटेल पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ बता दे रहा हूँ। ये जो कुछ चैप्टर है, चैप्टर 1 हो गया या चैप्टर 2 हो गया, जैसे ये सेट, रिलेशन, फंक्शन, ये क्या करता है कि बेस के जैसे काम करता है। मतलब क्लास 11th 12th मैथमेटिक्स में जितना भी चैप्टर है, हर चैप्टर में क्या होगा, ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 सेट और रिलेशन फंक्शन, ये दोनों बेस जैसे काम करेगा। तो आपको ये चैप्टर दोनों को डिटेल समझना है। उसके बाद अगर डिटेल आप समझ जाओगे तो उसका एप्लीकेशन जो होगा बाकी चैप्टर में होगा। तो आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं अभी ये चैप्टर सेट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका डेफिनेशन लिखते हैं कि हम लोग सेट किसको बोलते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेट। तो सेट का डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, सेट का मतलब होता है कलेक्शन, कुछ कलेक्शन होता है। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड objects where the collection should not vary from person to person, where the collection should not vary from person to person, पर्सन से पर्सन वेरी नहीं होना चाहिए, ये बोल रहे हैं सेट का डेफिनेशन है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, तो ज़्यादा फोकस हम लोग किस में करेंगे, ये दो टर्म में। एक हो गया वेल डिफाइंड हो गया, और दूसरा वाला जो टर्म है वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो हम देखते हैं पहले वेल डिफाइंड क्या होता है। यहाँ हम लोग लिख लिए वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का मतलब है जब आप लोग कुछ भी कलेक्शन को देखोगे और कलेक्शन को देखने के बाद उसका डेफिनेशन मिल जाएगा। डेफिनेशन मिल जाएगा मतलब जैसे कि यहाँ देखो, आप खुद बता सकते हो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। यहाँ सपोज लिखा कि मैं MS धोनी, देन विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, लोकेश राहुल, ऐसे करके मैं कुछ नाम लिखा हूँ। और ये सब क्रिकेटर का शॉर्ट फॉर्म है, मैं तो बोल भी दिया। और इंडिया में ऐसे भी बहुत सारे क्रिकेट लवर है, तो ऐसे कुछ डाउट नहीं होगा कि ये क्या है, सब तो जानते होंगे क्रिकेट का और उनका नाम के बारे में। देन दूसरा वाला एग्जांपल में मैंने क्या लिखा, ब्रिंजल, विराट कोहली, पानीपुरी, सर्फ एक्सेल, नोकिया, ये लिखा हूँ। ठीक, अब देखो दोनों में हम लोग क्या किया है, 5-5 तो डाटा लिए है। ये वाला कलेक्शन में भी 5 जन पर्सन का नाम है, और ये वाला में भी 5 ऑब्जेक्ट का नाम है। लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, जब कोई यहाँ देखेगा, एक छोटा सा ही बच्चा को पूछेंगे क्लास 1 या 2 का भी, तो भी ये बोलेगा सर MS धोनी एक क्रिकेटर है, विराट कोहली एक क्रिकेटर है, रोहित शर्मा एक क्रिकेटर है, शिखर धवन एक क्रिकेटर है, लोकेश राहुल भी एक क्रिकेटर है सर। तो आप जो लिखे हो पहला वाला कलेक्शन में जितने जन के भी नाम लिखे हो सर, वो सब एक एक क्रिकेटर है। तो यहाँ से जो हम वो बच्चा बोला कि ये क्रिकेटर है,
तो ये उसका है डेफिनेशन है, ये उसका डेफिनेशन। और वहाँ जो वेल डिफाइंड लिखा गया है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन और वेल डिफाइंड जो लिखा गया है ये पूरा कलेक्शन का डेफिनेशन बता रहा है कि ये सब एक क्रिकेटर है। देन हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल में चलते हैं कि पहले लिखा है ब्रिंजल लिखा है, देन विराट कोहली लिखा है। तो यहाँ देखेंगे कि ब्रिंजल क्या है, एक वेजिटेबल्स का नाम है, और विराट कोहली क्रिकेटर का नाम है। तो बच्चा बोलेगा सर ये वेजिटेबल्स है और ये विराट कोहली है, तो इसमें तो कुछ लिंक नहीं आ रहा है सर। हाँ चलो ठीक है, विराट कोहली ब्रिंजल खाता होगा, यही सोचेगा। देन सेकेंड वाला में ये विराट कोहली है, ये पानी पूरी है, सर इसमें भी तो कुछ लिंक नहीं आ रहा है, ये पानी पूरी के साथ विराट कोहली, कैसे हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। तो ये भी सोचेगा बच्चा सर आप जो लिखे हो विराट कोहली पानी पूरी खाता होगा इसलिए आप लिखे हो सर। देन ये पानी पूरी और ये सर्फ एक्सल, सर इसके साथ भी तो कुछ लिंक नहीं है, ये थोड़ी ना पानी पूरी को वॉश करेंगे सर सर्फ एक्सल में, तो यहाँ डेफिनेशन नहीं मिलेगा। देन सर्फ एक्सल और नोकिया लिखा गया है, तो सर्फ एक्सल और नोकिया में भी कुछ रिलेशन नहीं है कि कुछ डेफिनेशन नहीं मिलेगा सर वहाँ। तो यहाँ जितने भी मिला है सब इंडिविजुअल का अलग अलग है। जैसे ये वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है, ये एक क्या है क्रिकेटर है, ये पानी पूरी खाने वाला चीज़ है, सर्फ एक्सल है ये डिटर्जेंट पाउडर है, और नोकिया एक क्या है मोबाइल ब्रांड है। तो सबका क्या है अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन जब हम लोग उसको कंबाइन करेंगे कलेक्शन करेंगे तो कलेक्शन में क्या हुआ कुछ डेफिनेशन नहीं मिलेगा। और जब कलेक्शन में डेफिनेशन नहीं मिला तो उसको हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे कि सेट नहीं है, तो ये सेट होगा नहीं, और ये क्या होगा सेट हो सकता है। ठीक है, सेकेंड वाला जो टर्म लिखा है वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो हम लोग लिख देते हैं वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक, तो पर्सन टू पर्सन जो वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन मतलब हम लोग क्या करेंगे दो जन को लेते हैं यहाँ। तो जैसे सपोज फर्स्ट पर्सन को जो अच्छा लगता है वो सेकंड पर्सन को अच्छा नहीं भी लगेगा, अभी लग भी सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ क्या होता है हर किसी का इंटरेस्ट दूसरे के इंटरेस्ट से अलग होता है। जैसे किसी को सोना अच्छा लगता है तो किसी को खाना पीना अच्छा लगता है, किसी को गेम में इंटरेस्ट है तो किसी को क्या है मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट है इंटरनेट में, और कोई क्या मूवी में इंटरेस्ट होते हैं। तो ये सबका इंटरेस्ट जो होता है अलग अलग होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ दो पर्सन का लेंगे, सपोज दो स्टूडेंट का नाम लेते हैं। वहाँ एक स्टूडेंट का नाम है चिंकू है और दूसरा स्टूडेंट का नाम क्या है ये पिंकू है। और यहाँ हम लोग ये दो स्टूडेंट को बेस करके हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। तो पहले क्या ये दोनों को पूछे कि 3 बेस्ट मोबाइल कंपनी का नाम बताओ। इनसे पूछा गया कि 3 बेस्ट मोबाइल कंपनी, कौन कौन सा मोबाइल कंपनी अच्छा है 3 नाम बताओ। जैसे हम लोग मोबाइल खरीदने जाते हैं तो पहले पता करते हैं ना कि कौन सा मोबाइल अच्छा है करके, कुछ दोस्त से डाटा लेते हैं तब तो जाके मोबाइल खरीदते हैं। तो यहाँ चिंकू क्या बोला, सर मेरे को ओप्पो अच्छा लगता है, वीवो अच्छा लगता है और रियलमी अच्छा लगता है। ठीक, देन पिंकू बोला सर मेरे को रेडमी अच्छा लगता है, नोकिया अच्छा लगता है और माइक्रोमैक्स अच्छा लगता है। तो यहाँ क्या हो गया, देखो जो चिंकू का केस में इसका तीनों फेवरेट क्या है ओप्पो वीवो और रियलमी है, और पिंकू का केस में क्या है रेडमी नोकिया एंड माइक्रोमैक्स है। तो यहाँ जो हम लोग डाटा लिए ये जो डाटा इसका ये जो तीनों कलेक्शन है और इसका तीनों कलेक्शन क्या हुआ मैच नहीं किया, मतलब डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन हो गया। यहाँ जो बोला गया है ना शुड नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो ये क्या कर गया वेरी कर गया। अब हम लोग क्या करेंगे दूसरा वाला एग्जाम्पल लेंगे जो वेरी नहीं करेगा, यही दोनों पर्सन को लेते हैं और कॉन्सेप्ट चेंज कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट में क्या लेंगे, यहाँ लेंगे कि ऑड नंबर लेस देन 10, ऑड नंबर लेस देन 10। पहले चिंकू से पूछा गया कि टेल द ऑड नंबर लेस देन 10, तो ये भी बोलेगा सर 1 होगा, देन 3 होगा, देन 5 होगा, देन 7 होगा, देन 9 होगा, ये होगा इसका कलेक्शन। और ये क्वेश्चन हम लोग पिंकू से भी पूछेंगे तो ये क्या बोलेगा सर 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। ये भी बोलेगा कि सर यही होगा।
मतलब यहाँ भी जो कलेक्शन होगा 1 3 5 7 9 होगा और इसका भी जो कलेक्शन है 1 3 5 7 9 होगा। तो दोनों का कलेक्शन क्या है, मैच कर रहा है। और जब कलेक्शन मैच कर गया तो ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, उसको एक सेट बोलेंगे। और जहाँ कलेक्शन मैच नहीं किया, ये क्या होगा, नॉट ए सेट, ये एक सेट नहीं होगा। तो आगे चल के हम लोग एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे कि किसको कलेक्शन बोलेंगे, किसको सेट बोलेंगे और किसको सेट नहीं बोलेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल के बारे में। अभी तो जितना भी पढ़े जनरल एग्जाम्पल था, अब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। तो मैथमेटिक्स में हम लोग सेट किसको बोलते हैं डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो पहले लिखो एग्जाम्पल्स, देखो इधर ये एग्जाम्पल्स ऑफ सेट। तो एग्जाम्पल्स ऑफ सेट पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पुराना चैप्टर जो नंबर सिस्टम है उसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जो क्लास 10th में आप लोग पढ़े हो, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है रियल नंबर। ये रियल नंबर, और रियल नंबर क्या होता है, डिवाइड होके दो टाइप का नंबर में फॉर्म होता है। एक होता है विदाउट डेसिमल वाला, जिसमें डेसिमल का साइन नहीं रहेगा, इट मीन्स ये होल नंबर होगा विदाउट डेसिमल। और एक क्या होता है, जो डेसिमल वाला होता है। यहाँ दो टाइप है। अगर हम डेसिमल को बेस करेंगे तो रियल नंबर दो टाइप में होता है, एक डेसिमल नंबर मिलेगा आपको और एक मिलेगा विदाउट डेसिमल वाला नंबर। विदाउट डेसिमल मतलब होल नंबर। अब बात करेंगे ये विदाउट डेसिमल है क्या। विदाउट डेसिमल ये जो पॉजिटिव नंबर है, जीरो है और नेगेटिव नंबर है, ये हो गया विदाउट डेसिमल। और डेसिमल की अगर बात करेंगे तो ये भी तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है। ये कौन कौन सा है, पहला वाला है टर्मिनेटिंग, हम लोग पढ़ चुके हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और जो थर्ड वाला पढ़े है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये तीन टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हमको मिलता है। तो अब नंबर में जाते हैं। देखो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव मतलब क्या है, जो काउंटिंग नंबर, जितना भी काउंटिंग नंबर है सब पॉजिटिव विदाउट डेसिमल में आएगा। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 जो भी है। तो इसको जो सेट होता है, ये वाला सेट को हम लोग क्या लेते हैं, एन लेते हैं, खाली पॉजिटिव को। ठीक, देन जब पॉजिटिव के साथ जीरो को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो इसको कौन सा सेट लेते हैं, ये होल नंबर का सेट लेते हैं। ये खाली हो गया नेचुरल नंबर का सेट है और ये हो गया होल नंबर का सेट है। और जब हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव को भी उसमें कंबाइन कर लेंगे। ऑल द पॉजिटिव नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉम्बाइनली कॉल्ड एज इंटीजर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। और ये वाला जो सेट को लिखते हैं, इंटीजर को डिनोट करते हैं जेड में। ठीक है, अब हम चलते हैं डेसिमल के पास। तो डेसिमल में क्या होता है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो डेसिमल कंप्लीट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ये सपोज हो गया एग्जाम्पल 2.5 है, 3.12 है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में क्या आता है, जैसे 1 पॉइंट ऐसे लिखा है, 3 3 3 3 ऐसे करके लिखा है, जिसको हम लोग 1.3 का बार भी बोलते हैं। तो ये कौन से ग्रुप में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ग्रुप में आता है। ठीक, देन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ग्रुप में क्या आएगा, सपोज यहाँ लिखा है 1.03 003 0003 ऐसे करके डॉट 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 है। तो ये क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ग्रुप में आएगा। ये है नंबर सिस्टम है। तो अब इसका तो पूरा सेट कंप्लीट हो गया। पॉजिटिव का एन हो गया, जीरो प्लस पॉजिटिव का डब्ल्यू हो गया, और नेगेटिव जीरो प्लस पॉजिटिव का क्या हो गया, जेड इंटीजर हो गया। ठीक, अब हम लोग इसके बाद भी और कुछ पढ़े हैं, रेशनल नंबर पढ़े हैं। तो रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, यहाँ जो इतने पूरा मिला के ये पूरा जेड के साथ हम लोग क्या करेंगे, ये टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये दोनों को अगर हम लोग पढ़े, इसको ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो ये एक सेट फॉर्मेशन होता है और उस सेट को बोलते हैं रेशनल नंबर। ये सेट का नाम हो जाता है रेशनल नंबर। और इसको हम लोग डिनोट किस में करते हैं, क्यू। अब लोग पढ़े भी हो कि क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर, द नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक,
तो ये पूरा पार्ट को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। देन ये जो पार्ट बच गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। तो अब हम लोग जो जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे वही एग्जांपल्स, तो हमको यहाँ मिल जाएगा। n का मतलब है पूरा पॉजिटिव नंबर है, ठीक। देन दूसरा वाला सेट क्या है, w है, तो होल नंबर है जो जीरो और पॉजिटिव नंबर आएगा। देन इंटीजर का सेट हम लोग पढ़े हैं, इंटीजर में आएगा नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। देन रियल नंबर रेशनल नंबर का सेट है, तो रेशनल नंबर में क्या आएगा, पूरा नंबर आएगा जो p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स ये पूरा जो बॉक्स के अंदर है ये पूरा आएगा, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा ये एग्जांपल पूरा। देन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे उसको कैसे। तो नोट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हम लोग दो टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। पहला वाला है, दो फॉर्म है इसका, एक है रोस्टर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म होता है, और दूसरा वाला होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। वहाँ दो टाइप का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, एक मिलेगा रोस्टर फॉर्म मिलेगा और एक मिलेगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये फॉर्म होता क्या है, एक एक फॉर्म का डिस्कस करते हैं। पहले देखो रोस्टर फॉर्म का। तो रोस्टर फॉर्म में यहाँ क्या होता है, कुछ सेट को हम लोग डिनोट जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेट का नाम लिखेंगे, और सेट का जो नेम है वो क्या होगा, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये जो होता है ये होगा कैपिटल लेटर में होगा, ये नेम ऑफ द सेट है। देन इक्वल टू का साइन रहेगा, और उसके बाद क्या होगा, ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा, और देन वहाँ क्या किया हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कुछ नंबर्स लिखे हैं। नंबर लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक। तो यहाँ लिखिए ये a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखो ये हर सेट में ये तो पहले कैपिटल लेटर में होगा, उसके बाद इक्वल टू साइन रहेगा, और कर्ली ब्रैकेट के बीच कुछ नंबर आए हैं इसमें। तो यहाँ देखो हर नंबर क्या है, सेपरेटेड बाय ए कॉमा साइन। सब नंबर क्या है 1, 2, 3, ऐसे हर नंबर कॉमा साइन से एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ जितना भी नंबर्स है वो सब नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। वो सारे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्स। यहाँ 1 एक एलिमेंट्स है, 2 एक एलिमेंट्स है, 3 एक एलिमेंट्स है, 4 भी एक एलिमेंट्स है। तो यहाँ जितना भी नंबर्स है पूरे एक एक एलिमेंट्स है। तो सपोज एक स्टूडेंट से मैं पूछा यहाँ कितने तो एलिमेंट्स है ये बताओ, तो वो देख के बोलेगा सर यहाँ 10 एलिमेंट्स है, और ईच एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा साइन, द ऑल 10 एलिमेंट्स आर ओके। तो ये होता है रोस्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। हम क्या करेंगे, सेट लिखेंगे, इक्वल टू साइन देंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा, कुछ एलिमेंट्स होगा, देन एलिमेंट्स कंप्लीट होने के बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। देन हम चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म ये डेफिनेशन है। हम लोग जो वेल डिफाइंड की बात कर रहे थे, तो वेल डिफाइंड में क्या आएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में ही वेल डिफाइंड आएगा। तो वेल डिफाइंड है, सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पहला ऊपर में जो एग्जांपल लिए है रोस्टर फॉर्म में, उसको क्या कर रहे हैं, सेट बिल्डर में लिख रहे हैं, ठीक है। तो सेट बिल्डर का मतलब क्या, आपको बता दिया कि मैं डेफिनेशन होता है। तो यहाँ क्या डेफिनेशन है, यहाँ अगर छोटे से भी बच्चे को पूछेंगे तो क्या बोलेगा, 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखा गया है, तो बच्चा क्या बोलेगा, सर 1 से लेकर 10 तक बोलेगा, ठीक है। अगर दूसरे वे में बोलेगा कि सर ये नेचुरल नंबर है, कुछ नेचुरल नंबर है बोलेगा, और पूछेंगे तो क्या होगा, सर ये नेचुरल नंबर है पर लेस देन एंड इक्वल टू 10 है, ये भी बोल सकता है। और दूसरे बच्चे से पूछेंगे तो बोलेगा सर ये नेचुरल नंबर है पर लेस देन 11 है, 11 से आगे गया नहीं है। तो सबका डेफिनेशन अलग अलग होगा। तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स सच दैट मतलब ये x क्या हो सकता है, किसी भी एलिमेंट्स हो सकता है। मतलब x हम लोग 6 भी कंसिडर कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं,
जो इसके अंदर है, ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स कंसिडर कर सकते हैं, किसी एक एलिमेंट्स को, किसी भी एलिमेंट्स को। तो यहाँ क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, जिसका डेफिनेशन जहाँ से मिलेगा देखो, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ये हो गया उसका डेफिनेशन, क्योंकि है यहाँ जितना भी एलिमेंट्स है वो सब नेचुरल नंबर है, तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर। यहाँ क्या होगा, और एक टू यहाँ रहेगा लेस देन 10, क्योंकि खाली अगर हम लोग नेचुरल नंबर लिख देंगे मतलब क्या है, ये इंडेफिनाइट है, अगर ऐसे डॉट 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 रहेगा तो खाली नेचुरल नंबर होगा। लेकिन यहाँ अगर कुछ में एंड हुआ है तो यहाँ लिखेंगे, उसको भी मेंशन करेंगे कि सॉरी ये लेस देन 11 होगा, ये होगा लेस देन 11, ठीक है। यहाँ होगा एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 11, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब दूसरा एग्जांपल में चलते हैं, इसी फॉर्म में एक रोस्टर में लेते हैं और एक सेट बिल्डर में लेते हैं। देखो एग्जांपल 2, यहाँ रोस्टर फॉर्म में लिया मैं सेट बी। सेट बी का एग्जांपल में लिखा ए ई आई ओ यू, ठीक। अब मैं पूछा कि उसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, तो सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने से पहले आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। तो ये तो कोई भी बोलेगा ना सर ये वावेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना, ए ई आई ओ यू, ये क्या है, वावेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये वावेल्स है, तो हम जो डेफिनेशन में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है, डेफिनेशन ही है, तो उसको जब डेफिनेशन में लिखेंगे ये क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक वावेल है। तो यहाँ जो लिख रहे हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म का, ये क्या हुआ, एक एक टाइप का डेफिनेशन होगा, और यहाँ जो लिख रहे हैं ये क्या है, पूरा कलेक्शन है। यहाँ से आपको कलेक्शन पता चल जाएगा और कलेक्शन से डिफाइन हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपको यहाँ इस वाला फॉर्म दिया है, सपोज सेट बिल्डर फॉर्म आपको मेंशन है, और सेट बिल्डर फॉर्म में बोला है कि एक्स इज ए वावेल, अगर ये बोला है कि एक्स इज ए वावेल, तो हम लोग उसको जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये जितना भी है वावेल्स का पूरा नाम लिखेंगे, पहले बी लिखेंगे, देन ए ई आई ओ यू, पूरा उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया ऐसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। फिर आगे हम लोग एक्सरसाइज में डिस्कशन करेंगे, देन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग किसी भी एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहाँ देखो मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद समझाऊंगा। ये सपोज एक वर्ड है मैथमेटिक्स है, और सपोज एक वर्ड है टीचर है, ठीक। ये दोनों वर्ड है, और दोनों वर्ड का हम क्या करेंगे, उसका जो लेटर है वो लेटर को हम लोग एक सेट में रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से पहले उसका कुछ कंडीशन है कि लेटर कभी रिपीट नहीं हुआ, नो सेम लेटर विल बी, नो सेम लेटर विल रिपीट, किसी भी सेम लेटर दो बार रिपीट नहीं होगा जब हम लोग उसको सेट बनाएंगे। तो यहाँ देखो सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का लेटर के लिए सेट बना रहे हैं, तो पहले हम लोग किसी भी सेट ले जाएंगे, वहाँ सपोज ए ले लिए, तो ए सेट के अंदर क्या क्या आएगा, ए आएगा, सॉरी एम आएगा, ए आएगा, देन टी आएगा। वहाँ देखते जाओ, पहला वाला जो है लेटर एम है, हम लोग एम लिखे, सेकेंड वाला लेटर ए है, ए लिखे, थर्ड वाला लेटर टी है, टी लिखिए, देन फोर्थ में क्या है, एच है, देन ई है। उसके बाद क्या हो जा रहा है, ये एम जो है रिपीट हो जा रहा है जब, तो कंडीशन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि नो सेम लेटर विल रिपीट, सेम लेटर जो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये रिपीट नहीं होगा। अगेन एम भी एक के बाद ए है, ये भी रिपीट नहीं होगा,
देन टी भी ऑलरेडी लिखिए हम लोग, टी भी रिपीट नहीं होगा। उसके बाद आई जो है, आई नहीं लिखा गया है तो उसको लिखना है, देन सी को लिखना है, उसके बाद एस को लिखना है। तो किसी भी हम लोग अगर रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में लेटर को किसी वर्ड का, तो हम लोग देखेंगे कि वो लेटर क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। वहाँ देखो एम क्या है, वन टाइम है, आगे एम नहीं है, ए भी वन टाइम है, उसका आगे भी नहीं है कि पीछे भी ए नहीं है। तो जितना भी लेटर्स लिखा गया है, हर लेटर्स क्या है, एक एक बार वन टाइम ही है। ऐसे अगर हम लोग क्या करेंगे, ये टीचर के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। इसका अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो सबसे पहला लेटर है टी है, उसके बाद जो लेटर है ई है, उसके बाद ए है। जब तक रिपीट नहीं होगा तब तक लिखते जाना है। देन सी है, एच है, उसके बाद ई। देखो ई क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है, इसको सेकेंड टाइम नहीं लिखना है। देन आर है, तो हम लोग आर लिखेंगे। ये होगा उसका रिप्रेजेंटेशन, मतलब सेम लेटर कभी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ और एक चीज़ देखो, आपके मन में एक कन्फ्यूजन होगा कि सर इधर भी ए है और इधर भी ए है, ठीक है, ये दोनों ए है, तो ये कैसे हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये ए जो है ये सेट है, और ये जो है ये क्या है, एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स मतलब यहाँ लिखा गया लेटर, इसलिए हम लोग लिखे हैं। ठीक है, ओके। देन सेट बिल्डर को हम लोग क्या करेंगे, रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे, या रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। यहाँ देखो कुछ फॉर्म है, जैसे दो फॉर्म हम लोग पढ़े। रोस्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और अगर सेट बिल्डर दिया हुआ है तो सेट बिल्डर को भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। नोट द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिखा है ये सेट दिया हुआ है, और सेट के अंदर लिखा है, नंबर लिखा है 1 4 9 16, ये डॉट 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 ऐसा है, कुछ नंबर दिया हुआ है और ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। तो अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर में। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कन्वर्ट द रोस्टर फॉर्म इनटू, चेंज द रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो आपको मैं पहले से बताया था, रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट और लिस्ट ऑफ नंबर जो कलेक्शन रहेगा। और सेट बिल्डर का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन। ये डेफिनेशन यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक, तो ये तो लिस्ट हो गया, लिस्ट ऑफ नंबर्स है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन देंगे उसका, कि कौन सा डेफिनेशन यहाँ होगा। तो ये नंबर क्या डिफाइन कर रहे हैं, आप लोग देख के बताओ पहले कि नंबर क्या डिफाइन कर रहे हैं। तो देखो पहला वाला, ये 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। ठीक, मतलब क्या है कि यहाँ जो पावर है, पावर सब में 2 है, मतलब सब में स्क्वायर है। और यहाँ जो बेस है, बेस क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। देखो एक ऐसे यहाँ बता देता हूँ अलग से। ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जब हम लोग इसका स्क्वायर करते जाएंगे सारे नंबर का स्क्वायर किया तो हमको क्या मिला, 1 मिला, 4 मिला, 9 मिला, 16 मिला। तो यहाँ जो नंबर है ये सब स्क्वायर नंबर है। तो डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, किसका स्क्वायर नंबर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर नंबर है। मतलब 1 2 3 4, ये तो आगे भी गया है ना, पूरा नेचुरल नंबर का स्क्वायर नंबर है। ये डेफिनेशन से पता चल गया। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू एक्स सच दैट। एक्स सच दैट मतलब ये क्या होता है, एक्स किसी भी एलिमेंट्स हो सकता है ए सेट का। हम लोग जो रोस्टर फॉर्म में लिए हैं, एक्स किसी भी एलिमेंट हो सकता है ए सेट का। 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर एंड एन बिलोंग्स टू एन। यहाँ हम लोग लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन स्क्वायर। एक्स क्या होना चाहिए, एन का स्क्वायर होना चाहिए, एंड एन बिलोंग्स टू एन। एन बिलोंग्स टू एन मतलब एन क्या है, नेचुरल नंबर का
नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है ये। ओके ठीक। तो इसके साथ हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 का ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, कुछ डाउट रहे तो पूछ सकते हो।